गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं जो है पढ़ रहे थे। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं जो है हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में जो है प्रमेय 1.3 को जो है कंप्लीटली पढ़ लिया था। तो इसी पे आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप सभी बच्चों को कोशिश करना है और इसे सॉल्व करना है, जो हमने लास्ट क्लास में प्रमेय 1.3 पढ़ा था। ठीक है, तो प्रमेय 1.3 के हिसाब से आपको बताना है कि यदि 2 से 100 को विभाजित करता है तो 2 और किसे विभाजित करेगा। यह हमने प्रमेय 1.3 में जो है पढ़ा हुआ था। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आप पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। आंसर कीजिए सभी बच्चे। गुड इवनिंग। एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। आपको बताना है कि यदि 2 से 100 को विभाजित करता है तो 2 और किसे विभाजित करेगा, प्रमेय 1.3 के अनुसार। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आ गया और सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। वेरी गुड, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था और सभी बच्चों का आंसर भी एकदम सही है। हमने क्या पढ़ा था कि जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 5 का स्क्वायर जो है अगर यहाँ पे 5 से विभाजित है तो 5 भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ऐसे ही अगर 81, ठीक है, 81 या कहें कि 9 का स्क्वायर जो है अगर 3 से विभाजित है तो 9 भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। कुछ इस प्रकार का कंसेप्ट हमने प्रमेय 1.3 को पढ़ा था। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि 2 से 100 विभाजित है, यानी 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 2। ठीक है, तो 100 से अगर 100 या 10 का पावर 2 जो है 2 से विभाजित है, यानी कि 10 भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो इस प्रकार आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो आप इस माध्यम से समझिए या इस माध्यम से समझिए या इस माध्यम से समझिए, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है, तो प्रमेय 1.3 जो है हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। तो सभी बच्चों के आंसर सही थे। चल आगे बढ़ते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, तो हमने पिछले क्लास में इस प्रकार के क्वेश्चन कर लिए थे कि √2 आ जाए, √5 आ जाए, या √7 आ जाए, या √11 आ जाए। तो इनको अपरिमेय संख्या कैसे जो है हम लोग दर्शाते हैं या कैसे प्रूफ करते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करके बता देंगे कि √2, √5, √7, √11 अपरिमेय संख्या है। ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था और ये सभी बच्चों को क्लियर है। √2, √5, √7, √11 जो है अपरिमेय संख्या है, इसे हमने प्रूव करना लास्ट क्लास में सीख लिया था।
क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, एक बार सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप कर देंगे कि √2, √5, √7, √11 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने जो है लास्ट क्लास में सीख लिया था। एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। सिर्फ 2 बच्चों का रिस्पॉन्स आया, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, वेरी गुड। तो ये हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। किसी भी बच्चे को √2, √5, √7, √11 को कैसे अपरिमेय संख्या साबित करते हैं से अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा। फिर हम आज ये देखेंगे कि 3√2 को एक अपरिमेय संख्या कैसे दिखाएंगे। कोई डाउट नहीं है ना? डाउट है तो एन टाइप कर लीजिए, या कुछ भी पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए जल्दी से। कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। क्लियर है सभी चीजें? क्लियर है ना? चल तो आगे बढ़ते हैं इससे आगे, ठीक है। और आज का हमारा पहला कंसेप्ट है कि आपको अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 3√2 हो जाए या 5√2 हो या 7√2 हो, यानी आपने पढ़ा था कि एक परिमेय संख्या का गुणा करते हैं एक अपरिमेय के साथ, तो वो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? वो एक अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो जैसे अगर आ जाए आपको 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे साबित कीजिए या दर्शाइए, तो हम यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, फिर से वही पिछला वाला नियम कि जो साबित करना है हम इसके अपोजिट मान लेंगे कि हमें ये अपरिमेय संख्या साबित करना है, तो हम इसे क्या मान लेंगे? इसे हम परिमेय संख्या मान लेंगे। तो ऐसे लिखेंगे कि माना कि 3√2 जो है क्या है? परिमेय संख्या है। हम इसके अपोजिट मान लेते हैं, ये क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है? परिमेय संख्या। जब हम इसे परिमेय संख्या मान लिए तो यानी कि 3√2 बराबर क्या होगा? a/b के रूप में लिखा जाएगा, a/b के रूप में लिखा जाएगा। और ध्यान रखिएगा हमेशा कि ये a/b क्या होना चाहिए? ये a/b जो है, a और b क्या होना चाहिए? सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या जो है होना चाहिए, ठीक है। सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, ये पिछले क्लास में भी मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया था। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, इतना कर देते हैं, तो फिर आगे क्या करना है? सभी बच्चे बताइए जल्दी से, सभी बच्चे बताएंगे। तो इसको एक बार जो है हम लोग तिरछा तिरछी गुणा करके देख लेते हैं। अगर यहां से अगर मैं तिरछा तिरछी गुणा करूं तो एक में a से गुणा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा √3। एक मिनट, अगर मैं इसको तिरछा तिरछी गुणा करूं तो यहाँ पे आ जाएगा 3√2b = a। और यहां से अगर मैं कहूं सीधे कि √b = क्या होगा, तो आप कहोगे a/3b, a/3b होगा कि नहीं होगा? सभी बच्चे बताएंगे। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो √2 बराबर a/3b होगा कि नहीं होगा? सभी बच्चे बताइए, एकदम आराम से सिंपली आएगा ना? अगर हम यहाँ से √2 निकालेंगे, √2 बराबर निकालेंगे तो ये 3b जो है भाग लगेगा इधर में आके, इधर में गुणा है तो इधर में एक लगेगा, भाग लगेगा। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा? a/3b हो जाएगा। ये सभी बच्चों को क्लियर है? रिप्लाई कीजिए आप लोग, रिप्लाई नहीं करते हैं इसलिए समझ में नहीं आता। रिप्लाई कीजिए आप लोग एक बार, 1 सेकेंड रुकेंगे। तो यहां तक सभी बच्चों को बातें मेरी क्लियर हो गई होगी। तो एक बार जल्दी से, कुछ भी दिक्कत होगा तो मुझे बताइएगा, क्योंकि बस इतना ही इसमें करना था। तो अब एक चीज बताइएगा कि अगर कोई भी संख्या a/3b के रूप में लिखा होगा, यानी a और b को
हम क्या करें, कुछ भी मान बदलते जाएं, ए की जगह पे 1, बी की जगह पे 2, यानी ए और बी को कुछ भी हम लिखते जाएं, तो ये जब भी आएगा, अगर हम कोई भी यहाँ पे क्या करते हैं, ए और बी का मान बदलते हैं, तो ये हमेशा एक परिमेय संख्या है। यानी ए बट्टा 3b क्या है, हमेशा एक परिमेय संख्या आएगा, क्योंकि भाई ये पी बट्टा क्यू के रूप में है ना, तो ये हमेशा एक परिमेय संख्या है। और इधर में ये आप कल प्रूव कर चुके हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 बराबर एक परिमेय संख्या तो आ ही नहीं सकता है ना कभी भी। √2 बराबर a बट्टा 3b एक परिमेय संख्या तो आ ही नहीं सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि a बट्टा 3b एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। अतः अतः √3b, √3, अच्छा यहाँ पे √2 भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे √2 भी जो है, एक मिनट, √2 है ना, अतः यहाँ पे √2 भी जो है क्या होना चाहिए, √2 भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। √2 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन आप बताएंगे, लेकिन क्योंकि आपने पिछले क्लास में सीखा था कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये आप जानते हो ऑलरेडी, तो यहाँ पे पुट कर दिए। तो आप आगे लिखेंगे कि ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत जो है कल्पना कर लिया था कि 3√2 जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है, अतः 3√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, कुछ इस प्रकार का। देखिए, तो यहाँ पे हमने 3√2 को जो है क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या मान लिया, तो यहाँ आया a बट्टा बी, ठीक है। हमने इसको तिरछा तिरछी गुणा किया तो √2 बराबर आ गया 3 बट्टा ए बट्टा 3b। तो यहाँ से a बट्टा 3b अगर एक परिमेय संख्या आपको दिख रहा है p बट्टा q के रूप में है, अतः √3, यहाँ गलती से 3 लिखा गया है, √2 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु आप जानते हैं कि √2 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था, 3√2 एक परिमेय संख्या है, अतः 3√2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। कुछ इस प्रकार से लिख के जो है आपको चीजों को क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। बताइए सभी बच्चों को ये बात क्लियर है, कैसे करेंगे, समझ में आया। तो अब इस प्रश्न के जगह पे कुछ भी आ जाए, जैसे 3√2 की जगह पे आ जाए 11√2 या 7√5 या 7√9, सॉरी 10, कुछ भी आ जाए, सेम प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे और आपका आंसर आते जाएगा, सेम प्रोसेस को। तो चलिए इसी पे आधारित में एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चों को कोशिश करना है सेम टू सेम तरीके से। इसी पे आधारित 3√2 की जगह पे कुछ और आ जाए, जैसे प्रश्न में आ जाए इस बार 7√5, और क्वेश्चन वही है क्या, कि दर्शाइए, ठीक है, दर्शाइए कि 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो बताइए कैसे इसको करेंगे, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन को किए थे ऐसे ही हम लोग इसे भी करेंगे। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, आपको बताना है, दिखाना है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन को दिखाया कि 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। हेलो भी हरी, बदगुज्जर नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन मत कीजिए अनावश्यक, मैं बार बार कह रहा हूं माइक ऑन नहीं करना है अनावश्यक। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे।
बदगुज्जर नाम से जो बच्चा है, देखिए बार बार कैमरा ऑन करके अनावश्यक चीजें दिखा रहे हैं और क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कोशिश कीजिए, जिनका सॉल्व हो जाएगा वो कैमरा ऑन करके अपना कॉपी जरूर दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें अपरिमेय साबित करना है, तो इसको क्या क्या मान लेंगे हम लोग, मान लेंगे कि माना कि 7√5 जो है क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 7√5 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बट्टा b हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 7√5 इंटू बी बराबर a हो जाएगा, और यहां से हम निकालेंगे कि √5 बराबर क्या हो जाएगा, तो a बट्टा 7b हो जाएगा। ठीक है, √5 बराबर क्या हो जाएगा, a बट्टा 7b हो जाएगा। और फिर वही बात यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेम टू सेम कि a बट्टा 7b, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, a बट्टा 7b एक परिमेय संख्या है, अतः यहाँ पे अब हम क्या लिख देंगे, √5 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु हमने पढ़ रखा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था, और यहाँ पे लिख देंगे कि 7√5 जो है एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या हो जाएगा, 7√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, साबित हो जाएगा। तो सेम टू सेम चीजें यहाँ पे हम लोग को करना है। बातें समझ में आ रही है, यानी इसी पे सारा क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व होते चला जाएगा। कंसेप्ट क्या है ये आपको समझ में आ रहा है, एक बार जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे कंसेप्ट यहाँ पे कौन सा लग रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है। एक भी बच्चा रिप्लाई नहीं करता है, क्लास में 4 बच्चे हैं, इसके बाद भी एक भी बच्चे का रिप्लाई नहीं आ रहा है। जब 40 बच्चे होते तो पता नहीं आप लोग कैसे पढ़ते, 4 बच्चे हैं फिर भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। कुछ तो रिप्लाई कीजिए ना, आप लोग यस टाइप करते हैं, ना नो टाइप करते हैं, ना डाउट पूछते हैं, ना कुछ, एकदम बस सुनते जाते हैं। क्लियर है? चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चे फिर से करेंगे सेम टू सेम टाइप का। मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा देता हूं, और इस बार क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये 3√2 के जगह पे जो है, 3√2 के जगह पे इस बार अगर क्वेश्चन है, ठीक है, 3√2 के जगह पे इस बार क्वेश्चन अगर है 5√3, ठीक है, या इसको यहाँ पे ये डाल लीजिए, एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर दीजिएगा 7√11। आपको इसको सेम टू सेम तरीके से सॉल्व करके कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाना है सभी बच्चों को कि 7√11 एक अपरिमेय संख्या है, आपको दिखाना है। ठीक है, ये 3√2 को मैंने काट दिया, और अब क्वेश्चन अगर आ जाए कि दर्शाइए 7√11 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस पूरे चीज को कैसे, कहां पे क्या बदलेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताना है सॉल्व करके। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चों को, मैं कॉपी चेक करूंगा।
चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए जल्दी से, एकदम आसान सवाल है। जिनका हो जाएगा सॉल्व वो कैमरा ऑन करके कॉपी जरूर दिखाएंगे। जिनका सॉल्व हो जाएगा कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे। चलिए एक बार कॉपी दिखा दीजिए जल्दी से सभी बच्चे, जिनका जिनका हो गया है कॉपी दिखाइए जल्दी से। अंतिम का एक कॉपी आया है, और किसी बच्चे का? वेरी गुड अंतिम, एकदम सही किया है आपने, वेरी गुड। अब बाकी बच्चे, किसी बच्चे ने नहीं किया बताइए? सिर्फ एक अंतिम ने ही किया है, बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए आप नहीं कीजिएगा तो कैसे सीखिएगा? देखिए सॉल्व करना है सभी बच्चों को, ठीक है, वेरी गुड। देहराज नाम से जो बच्चा है इन्होंने भी किया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी दिखाइए, 2 बच्चों का ही कॉपी आया जी। अब बाकी बच्चे, दीपू नाम से जो बच्चे हैं, मीता रानी नाम से जो बच्चे हैं, गीता नाम से जो बच्चे हैं, अजीत नाम से जो बच्चे हैं, आप लोग का कॉपी क्यों नहीं आ रहा है? कॉपी दिखाइए जल्दी से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एन टाइप कर दीजिए, अगर समझ में आ गया है तो एक बार जल्दी से कॉपी दिखा दीजिए। जल्दी से कॉपी दिखाएंगे सभी बच्चे। कॉपी दिखा दीजिए। देखिए कॉपी दिखाने में से पता चलेगा कि आप लोगों ने सही बनाया कि गलत बनाया कि नहीं बनाया, इसीलिए कॉपी बनाने दिखाने के लिए कह रहा हूं। चलिए देखिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे एक बार समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमें 7√11 को प्रूव करना है तो जहां पे ये 3√2 है ना, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 7√11 हो जाएगा, ठीक। और a बट्टा b सेम टू सेम मानेंगे तो यहाँ पे √2 की जगह पे अब क्या आ जाएगा, √11 आ जाएगा, और ये a के a रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7b हो जाएगा। बात समझ में आया? तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, a बट्टा b की जगह पे क्या हो जाएगा, a बट्टा 7b हो जाएगा, और ये √3 की जगह पे क्या आ जाएगा, √11 आ जाएगा, ठीक है। और √2 की जगह पे फिर से √11 आ जाएगा, और ये फिर सारी चीजें हम लोग लिखेंगे ऐसे ही, 7√11, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 7√11। बस हो गया प्रूफ। इन्हीं चीजों को बार बार आपको बदलना रहेगा अगर इस टाइप का सवाल आता है। और ये कैसे आ रहा है, तो देखिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे मान लिया कि 7√11 एक परिमेय संख्या है, तो ये a बटा b हो गया, और ये सह अभाज्य संख्याएं होती है आपको पता है, ठीक है। तो √11 बराबर यहाँ निकालेंगे तो a बटा क्या आ जाएगा, 7b आएगा। जो ये a बटा 7b जो है ये तो परिमेय संख्या है, आपको पता है a बटा b के रूप में है, ठीक है। लेकिन √11 जो है ये परिमेय संख्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बात समझ आ रहा है? तो आपको पता है कि √11 क्या है, अपरिमेय संख्या होता है, आपने कल पिछले क्लास में वेरीफाई कर दिया था। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था। तो मतलब क्या कल्पना कर लिया था कि 7√11 परिमेय संख्या है, अतः 7√11 जो है एक अपरिमेय संख्या होगा। ये साबित हो गया। तो इन्हीं चीजों को हमें बार बार जो है करना होता है।
तो उम्मीद करता हूं कि अब ऐसा सवाल आएगा तो आप लोग कर लेंगे। एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, अगले सवाल पे चलते हैं। जल्दी से एक बार सभी बच्चे वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है ना? बताएंगे? अच्छा, वेरी गुड। अब देखिए अगला एक सवाल ऐसे आता है, ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए 5 माइनस रूट से 3, या कुछ भी आ जाए 11 माइनस रूट 5, या 13 माइनस रूट 7, या फिर 25 माइनस रूट 11, या कुछ भी इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी हम सेम तरीका अपनाएंगे, चाहे 5 माइनस रूट 3 आ जाए, 11 माइनस रूट 5 हो, या 13 माइनस रूट 7 हो, 25 माइनस रूट 11 हो, या कि 11 माइनस रूट 3 हो, कुछ भी हो, इस टाइप की चीजें अगर आ जाए आपको साबित करने के लिए ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे भी उसी मेथड का अप्लाई करेंगे और इसको क्या मानेंगे कि अपरिमेय संख्या दिखाना है, तो फिर हम इसे मान लेंगे कि माना कि 5 माइनस रूट 3 जो है एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या हमने मान लिया, यानी कि 5 माइनस रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा? a बट्टा b हो जाएगा। और यहाँ पे a और b आपको पता ही है कि सह अभाज्य संख्या होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे हम सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे देखिए b से गुना हो जाएगा 5 माइनस, एक सेकेंड, b से गुना हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 बराबर a हो जाएगा। बताइएगा सभी बच्चे, हो जाएगा? ठीक है, और यहां से अगर हम निकालते हैं रूट 3 बराबर, तो आप बताइए क्या आएगा? यहाँ पे अगर हम निकालते हैं रूट 3 बराबर, तो 5 माइनस a बट्टा b हो जाएगा, b से इधर भाग लगेगा। बात समझ में आ रहा है? ये माइनस माइनस इधर में, या फिर आप ऐसे कर लीजिए 1 बाई 1 भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख लीजिए 5 माइनस a बट्टा b। ठीक है, यहाँ पे ये गुणा है तो यहाँ पे भाग लगेगा, और ये -3 जो है ना, ये +3 क्यों हो गया? क्योंकि 5 इधर जाएगा तो -5 होगा, तो हमने इसके साइन से इसके साइन को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपका जो है आ गया क्या? रूट 3 बराबर 5 माइनस a बट्टा b। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पे आपको पता है कि 5 जो है एक परिमेय संख्या होता है, और a बट्टा b जो है हमेशा परिमेय संख्या होता है। तो एक परिमेय संख्या में से एक परिमेय संख्या घटेगा तो परिमेय संख्या ही आएगा, आपको भी पता है। तो फिर सेम टू सेम यहाँ पे आप बताएंगे, क्या बताएंगे? कि 5 माइनस a बट्टा b क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है? ऑलवेज एक परिमेय संख्या है, यानी कि रूट 3 भी जो है एक परिमेय संख्या होना चाहिए। फिर आप लिखेंगे लास्ट में कि परंतु रूट 3 जो है अपरिमेय संख्या है। अतः ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ कि हमने गलत कल्पना कर लिया था, यानी कि 5 माइनस रूट 3 परिमेय संख्या, ये गलत कल्पना है। एक्चुअल में 5 माइनस रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। कुछ इस प्रकार से देखिए, यही काम यहाँ पे भी किया गया। तो ये प्रत्येक प्रश्न में ऐसे ही हमें जो है कोशिश करना होता है करने को। देखिए यहाँ पे 5 माइनस रूट 3 बराबर a बट्टा b था, तो हमने रूट 3 बराबर निकाला तो a बट्टा b, और ये +5 है तो इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो ये -5 दिख रहा है। तो रूट 3 बराबर यहाँ पे हमने क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस a बट्टा b लिख दी। क्लियर है सभी बच्चों को? एकदम आसान है। इसके बाद हमने इसे परिमेय संख्या बता दिया, और रूट 3 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे आ गया इसके हिसाब से। तो लास्ट में लिखेंगे कि परंतु रूट 3 जो है एक अपरिमेय संख्या, आप ऑलरेडी जानते हो। तो ये विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने गलत कल्पना कर लिया था, यानी कि 5 माइनस रूट 3 जो हमने कल्पना किया था कि परिमेय संख्या है, यानी कि वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम इसे जो है साबित कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है ना प्रैक्टिस की चीजें है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतर है। ये हमेशा इसी तरीके से सवाल आएंगे। बात समझ आ रहा है? हमेशा इसी टाइप के जो है सवाल आते जाएंगे। क्लियर है मेरी बातें? बताइएगा। कोई रिप्लाई नहीं करते हैं आप लोग की क्लास में, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि रिप्लाई करे टाइम से। एक भी बच्चे का रिप्लाई नहीं आता है। रिप्लाई तो कीजिए कि समझ में आ गया, आ गया ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अब 5 माइनस रूट 3 की जगह पे अगर मान लेते हैं कि मैं 11 माइनस रूट 5 लिख दूं,
ठीक है, तो यहाँ पे 11 माइनस रूट 5 हो जाएगा, a बटा b हो जाएगा। जहां -3 है वहां पे -5 आएगा, यहाँ पे -5 है वहां पे -11 आएगा। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो √5 बराबर 11 माइनस a बटा b आएगा। ऐसे ही करके सॉल्व करना है। तो कभी कभी जो है ना, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और इस तरीके के जब भी सवाल आएंगे आपको इस पे प्रैक्टिस कर लेना है, और घर पे रूम पे आप एग्जाम क्लास के बाद जो है आप इस पे ढेर सारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो एक तो 11 माइनस √5 को कर लीजिएगा, एक 7 माइनस √10 को कर लीजिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, जैसे कि 5 माइनस √3 है, ये तो हो गया है, तो इसको कर लीजिएगा 7 माइनस √6, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये आपका होमवर्क है, अगले क्लास में देखूंगा। अब आगे क्वेश्चन कर ले, हम लोग कुछ क्वेश्चन कर ले इसी पे आधारित पोल में। बताइएगा, कुछ क्वेश्चन कर ले, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं एक क्वेश्चन दूं आप लोगों को कुछ इस प्रकार का, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन सा है। 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से अपरिमेय पहचानना है, ए बी सी डी। इन चारों विकल्प में से आपको अपरिमेय संख्या को पहचानना है। तो जैसे प्रश्न में आ जाए 5√9, प्रश्न में आ जाए √25, प्रश्न में अगर आ जाए 3√7, अब प्रश्न में आ जाए √81 + 6, आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन जो है अपरिमेय संख्या है चारों विकल्प में से। बताइएगा, इन चारों विकल्प में से अपरिमेय कौन सा है। इन 4 विकल्प में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। सॉल्व कीजिए। तो देखिए, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो प्रूफ आता है कि अपरिमेय संख्या आपको साबित करना रहता है, और एक ऐसे एमसीक्यू आता है कि आपको पहचानना रहता है कि इनमें से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। कोशिश कीजिए। एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया जी। एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। बताइए, पढ़ी गई चीजों को आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो। एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। अरे गलत ही सही, कोशिश तो कीजिए। चलिए, 2 बच्चों का आंसर आया, वेरी गुड। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 5 जो है एक परिमेय संख्या है, और √9 का मतलब क्या हुआ। √9 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 गुने 3, यानी कि 3 मान हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 5 गुने 3, क्योंकि √9 का मान कितना हो गया 3, यानी कि ये 15 है, और 15 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिए √25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 5, यानी कि इसका मान हो गया 5, 5 के बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तो ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। ऐसे ही √81 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 9, यानी कि इसका मान हो गया 9 + 6, यानी कि 15। अब 15 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। सिर्फ ऑप्शन सी जो है परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √7 जो है एक अपरिमेय संख्या है,
और एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या को जब जोड़ते हैं तो वह हमेशा अपरिमेय ही होता है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? अंतिम आपका आंसर गलत है, कैसे गलत है समझ में आया आपको? अंतिम अच्छा, तो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व कीजिएगा सभी बच्चे इसी पे आधारित, ठीक है? और इसको जो है आप लोग होमवर्क में लिख लीजिएगा, इसे आपको करके लेके आना है, ठीक है? तो इसे आप लोग को होमवर्क में करके लेके आना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगली क्लास में इसको मैं बताऊंगा। √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, आपको बताना है, ठीक है? चल, अब थोड़ा इस क्वेश्चन को जो है पोल सेक्शन में एक बार कर लीजिए। आपको बताना है इनमें से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। यानी यहाँ पे 4 विकल्प है, ए बी सी डी, इनमें से एक, देखिए आपकी प्री बोर्ड हरियाणा बोर्ड में प्रश्न पूछा गया है, आपको बताना है इन चारों में से कौन जो है एक अपरिमेय संख्या है। आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, और सॉल्व करके आंसर कीजिएगा पोल सेक्शन में। सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। इनमें से कौन जो है एक अपरिमेय संख्या है, आराम से कीजिए सभी बच्चे। अपरिमेय संख्या पहचानना है। 2 बच्चों का आंसर आया, एकदम सही आंसर है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए। इनमें से कौन जो है अपरिमेय संख्या है? एक बच्चे का और आंसर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इसे सॉल्व, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे मैंने बताया था √4 को हम क्या लिख सकते हैं, √4 जो है 2 × 2 हो जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका मान 2 हो जाएगा, और 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, √4 का मान हो गया इतना, तो 2 × 2 यानी कि एक्चुअल में हो गया ये 4, और 4 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। √9 को आप जानते ही हो कि 3 × 3 लिख देंगे, यानी कि इसका मान हो गया 3, और 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए √4 भी क्या हो जाएगा, अगेन 2 हो जाएगा, 2 + 2 यानी कि 4, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या ऑप्शन सी है, क्योंकि 2 एक परिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या में एक अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या बनेगा। और इसे हमने जो है अभी अपरिमेय संख्या दर्शाना भी सीखा था, साबित करना कि ये अपरिमेय संख्या है, कैसे इसको दिखाएंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा सभी बच्चों को क्लियर है?
एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है अपरिमेशन क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन और कीजिएगा। एक क्वेश्चन से पहले एक बात बताइएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि ए का गुणनखंड जो है 4b क्यूब है, ए का गुणनखंड जो है b क्यूब है, और c का गुणनखंड जो है 2d स्क्वायर है, तो अब मैं पूछूं कि ए और सी में ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि मतलब कि क्या कहें इसको, माने वो कौन सा सार्वगुणनखंड क्या है, ए और सी का सार्वगुणनखंड क्या है, सार्वगुणनखंड क्या होगा ए और सी का, बताइएगा सभी बच्चे। अगर मैं कहूं ए बराबर 2b क्यूब है और सी बराबर 2d स्क्वायर है, तो ए और सी का सार्वगुणनखंड क्या होगा, ए और सी का सार्वगुणनखंड क्या होगा। सार्वगुणनखंड या इसी को हम कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। आपके एग्जाम में किसी भी शब्द का उपयोग कर सकता है उभयनिष्ठ गुणनखंड, बताइए उभयनिष्ठ गुणनखंड या सार्वगुणनखंड ए और सी के बीच में क्या है, ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि ए और सी दोनों में है, ए और सी में ऐसा कौन सा गुणनखंड है कि दोनों में है। तो ध्यान से देखिए ना जी, दो दो इसमें भी है और दो इसमें भी है, यानी ए और सी का सारा गुणनखंड क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। और ये जो क्यूब है ना वो बी पे लगा है, ये स्क्वायर जो है वो डी पे केवल लगा है, दो पे नहीं लगा है, ठीक है। तो ए और सी का सार्वगुणनखंड यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे जो है दो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। बातें क्लियर है। तो ये क्लास में सिर्फ 3 बच्चे हैं और 3 बच्चे भी रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है। मेरी बातें समझ में आ रही है आप लोगों को, कुछ तो रिप्लाई कीजिए, समझ में आया। अंतिम एक क्वेश्चन कीजिए, इसी प्रकार से ये एक क्वेश्चन है। ए बराबर 7c स्क्वायर, ए बराबर 7c स्क्वायर, बी बराबर 7m स्क्वायर, यानी ए बराबर लिखा है 7c स्क्वायर और बी बराबर लिखा है यहाँ पे 7m स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट लिखा गया है, कौन स्टेटमेंट सही है, अभी आपने पहचाना था। कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है, बताइए कि ए बी सी डी में से कौन सा सही है, 4 स्टेटमेंट में से। चारों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और देख के बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। पढ़िए ध्यान से एकदम। दो बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, 3 बच्चों में बताइए एक बच्चे का आंसर आया सिर्फ। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में, चारों विकल्प को ध्यान से देखिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, 2 बच्चों के आंसर नहीं आए। लास्ट के 10 सेकंड, एक बच्चे का आंसर नहीं आया है।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A जो है इसका एक गुणनखंड 7 है और B जो है उसका भी एक गुणनखंड 7 है, यानी कि A और B में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है? 7 है। तो यही तो लिखा गया है, A और B में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 7 है, यानी दोनों में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब बताइए ना, C 7 से विभाजित है, कहाँ दिखाई दे रहा है? C तो 7 से गुना हुआ है ना, C में 7 से गुना है, और यहाँ पे M 7 से विभाजित है, तो M में 7 से तो गुना हुआ है ना, विभाजित थोड़े है। तो यानी A और B गलत है और C एकदम सही है कि A और B में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 7 है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये आपका पहला चैप्टर जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम अगले क्लास में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? अगले क्लास में हम लोग अगला चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2। कुछ पूछना है, कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए।